स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2026 का पेपर हो चुका है। आप सभी को एक शॉक, एक झटका लग चुका है और आप सभी इस बारे में सोच भी रहे हैं कि हिंदी माध्यम अब इस वर्ष के एग्ज़ाम के बाद यूपीएससी का जो पैटर्न लग रहा है, इसके बाद हम कहाँ लाए करते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ना ही इस फील्ड का इतना कोई परिचित चेहरा या इतना कोई परिचित व्यक्ति हूं कि मेरी बात हज़ारों या करोड़ों लोग सुन रहे हों। कुछ लिमिटेड लोग शायद मुझे जानते या फिर मुझसे पढ़ रहे हैं या उन्होंने मुझसे पढ़ा है। उन सभी लोगों के लिए और साथ में वो सभी जो आने वाले समय में तैयारी करने वाले हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट। देखिए, यूपीएससी का ऐसा नहीं है कि इस वर्ष का ये पेपर कोई क्रांतिकारी पेपर था और ऐसा पेपर अभी तक कभी नहीं बना। ये यूपीएससी का नेचर है। हर बार यूपीएससी एक सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ आता है, सो इस बार भी था। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुने। आप में से ज्यादातर बच्चे जो इस थंबनेल को देखकर आए होंगे, वो इस बारे में जरूर विचार कर रहे हैं कि भाई हमारा माध्यम यानी कि हिंदी माध्यम यूपीएससी में अब कहां लाए करता है या फिर हम वास्तविकता में यूपीएससी में कहां लाए करते हैं। आने वाले अगर 15 से 20 मिनट आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी आने वाली जर्नी, जो आप शायद साल भर या एक आध साल से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को देते, ये बदल जाएगी अगर आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। ओके, देखिए, इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट है या एक व्यक्ति है जो ये बार बार कहता है कि पूर्व की दिशा में जाने पर रेलवे स्टेशन आ जाता है और वो मेरा गंतव्य है। वो जाए ना, केवल वहीं खड़ा रहे और रोता रहे इस बात के लिए कि भाई पूर्व की दिशा में जाने पर रेलवे स्टेशन आता है और 2 साल से मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, तब भी आज तक मैं रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा। आप उसे पागल कहेंगे? साथ ही अगर वो व्यक्ति ये कहे कि पूर्व की दिशा में जाने पर रेलवे स्टेशन आता है पर वो पश्चिम की दिशा में चलता रहे और वो बार बार कहे कि देखो मैं 2 साल से चल रहा हूं लेकिन आज तक रेलवे स्टेशन नहीं आया, ईश्वर कितना खराब है, एग्जाम कितना कठिन है, आप उसे जरूर पागल कहोगे। ऐसा ही कुछ हाल है हमारे माध्यम का। एक बात याद रखें, एग्जाम, अच्छा मैं एक और उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि भारतीय कई बार जो है वो सड़कों के किनारे गंदगी बहुत करते हैं, कचरा फेंक दिया करते हैं, रेलवे की सीट आदि फाड़ दिया करते हैं या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि वो सारी संपत्ति बनी किसके पैसे से है? हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ही बनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे समाज ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है और ये कॉलोनाइजेशन का आज भी हमारे ऊपर प्रिंट है। हमारा देश करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। उस दौरान उनके द्वारा बनाई गई जो भी संपत्तियां थी, भारतीय उसका बहुत अधिक सम्मान नहीं किया करते थे। तो समाज ने इस बात को सीख लिया और अडॉप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो हमारी नहीं है। अब ब्रिटिशर्स चले गए और वो जो संपत्ति अब बन रही है वो हमारे जैसे लोगों ने ही हमारे लिए बनाई है, बट हम उसे अपना आज भी नहीं मानते। यह दिखाता है कि समाज जो चीज सीख लेता है एक बार, वो उसे कैरी फॉरवर्ड करता रहता है। बिल्कुल वही हाल है हमारा, हमारे माध्यम का। हमने जो 2011 से पहले की चीजें सीख रखी हैं, हमारे दिमाग में वही रिकॉर्डेड है और हम उसी को बार बार दोहरा रहे हैं और इसीलिए हमारा रिजल्ट इतना कम है। कितना कम है ये मैं आपको डेटा भी बताऊंगा। और याद रखिए कि मेरे द्वारा कही गई एक एक बात यूपीएससी की फाइनल रिपोर्ट जो यूपीएससी प्रेसिडेंट को सबमिट करती है और ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल कराते हैं और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। पूरा डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, वो ईच एंड एवरी लाइन इज ऑफिशियल। इसमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है, सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से है। और आप बेशक टेलीग्राम चैनल पर आइए मेरे, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा और वो लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इन रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी ये जो स्थिति है ये किस कारण से है और ये कैसे सुधर सकती है। हो सकता है कि मेरी बात शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जब तक डॉक्टर ये बात ये कहेगा नहीं कि भाई आपको कोई बीमारी है, उसका इलाज डॉक्टर कर भी नहीं पाएगा। मैं अपने आप को इतना क्षमतावान नहीं मानता कि भाई मैं पूरे माध्यम की बीमारी का इलाज कर लूं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि एटलीस्ट जो कुछ थोड़े बहुत लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं,
उनके आने वाले समय की यात्रा कम से कम सही दिशा में हो। ऐसा ना हो कि आप एक स्थान पर खड़े होकर या गलत दिशा में चलकर यूपीएससी को कोस रहे हों इस बारे में कि भाई ये एग्ज़ाम टफ है, आर्बिटरी है, या क्वेश्चंस आर इतना डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट बी डन बाय अ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, यानी कि एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के द्वारा उन्हें पूर्णतः सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस भ्रम से आप बाहर आ जाएं। ये कुछ गलतियां हैं वही कॉलोनाइजेशन के एरा की, यानी कि कुछ आदतें हमारे माध्यम ने जो सीख रखी हैं वो आज भी हम दोहरा रहे हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट कम है। अब ये कैसे कम है, आइए मैं आपको पहले ये समझाता हूं, और एक स्टोरी है, एक बैकग्राउंड है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है कि 2011 में यूपीएससी ने सीसेट इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बाद कहा जाता है कि हमारे माध्यम का रिजल्ट गिरने लगा। पहले मैं बता दूं, 2011 के पहले हमारा और इंग्लिश माध्यम का जो रिजल्ट था ये इक्वल था, यानी कि 50% हिंदी मीडियम, 50% के आसपास इंग्लिश मीडियम हुआ करता था। इन सम केसेस हमारा रिजल्ट बेटर भी था। उस समय जो हिंदी माध्यम था वो ऑप्ट किया करता था साहित्यिक विषयों को और हार्ड कोर आर्ट्स के विषयों को अपना वैकल्पिक विषय, और वैकल्पिक विषय आता भी था प्री में। अब हमने आर्ट्स के विषयों को और साहित्य के विषयों को ऑप्ट किया एज अ ऑप्शनल, वही प्री में आ रहा था और हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर था। इसके बाद जब 2011 में सीसेट आया तो यहां समझने की जरूरत है कि सीसेट आया क्यों था। जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो आप लबासना जाते हो, लबासना आता है, नोडल एजेंसी है उसका डीओपीटी, और डीओपीटी वो है जो क्लास 1 ऑफिसर्स और सेंट्रल के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग आदि कराता है। इसके हेड पीएम होते हैं। डीओपीटी ने ऑन राइटिंग यूपीएससी से कहा कि आप जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर भेजते हैं इनमें एनालिटिकल अप्रोच की कमी है, साइंटिफिक सोच की कमी है, तर्क शक्ति की कमी है, और इस कारण से यूपीएससी ने सीसेट इंट्रोड्यूस करा। अब आप पकड़ लीजिए मंजीरा और बजाते रहिए इस बात का कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि सीसेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। देखिए, सीसेट इंट्रोड्यूस करा गया था ताकि आप साइंटिफिकली सोचें, साइंटिफिकली पढ़ाई करें और आपकी अप्रोच एनालिटिकल हो, आप तर्क शक्ति के आधार पर उत्तर देना सीखें, ना कि रट कर एग्जाम को क्वालिफाई करें। अब सीसेट तो आ गया, लेकिन सीसेट के साथ हमने चलिए 2015 में क्वालिफाइंग प्रकृति का हो गया और हमने सीख लिया कि चलिए थोड़ा बहुत कर कैसे सीसेट क्वालिफाई करा जाए। तो हमारा पेपर नंबर फर्स्ट यानी कि जीएस का पेपर यूपीएससी ने ऐसा बना दिया कि भाई वो सॉल्व नहीं हो रहा हमसे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यूपीएससी ने 2011 या आप कह लीजिए 2015 के बाद चेंज सिर्फ सीसेट में नहीं किया है, चेंज अपने प्री में किया है, और जो पेपर आता है अब वो आता है साइंटिफिक पेपर, और हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं किया है। हम आज भी उन्हीं जो हमारा तरीका था, जैसे मैंने कहा आज़ादी के पहले ब्रिटिशर्स की बनाई हुई जो चीज़ें थी हम उनकी अवहेलना करते थे और ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन हमने वो कार्य निरंतर जारी रखा। यही है 2011 के पहले तक या 2015 के पहले तक, अगर मैं 11 को सही रेफरेंस पॉइंट मानूं, तो यूपीएससी थोड़ा ह्यूमैनिटी के साइड ज़्यादा टिल्टेड था, डोमिनेटेड बाय आर्ट्स के सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट। आज भी पूछ वो वही रहा है, लेकिन उनको पूछने का तरीका वो साइंटिफिक कर चुका है। अब आप मुझसे प्रश्न करेंगे कि सर आपको कैसे पता? बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेट मी टेल यू कि ये एक नंबर है, रफली अराउंड 60% के आसपास माना जाता है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, या ठीक ठाक मतलब ऐसा बैकग्राउंड जो एनालिटिकल अप्रोच से या फिर थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज से बिलोंग करता है, वो माध्यम ज़्यादा क्लियर कर रहा है यूपीएससी का एग्जाम। जबकि ऐसा नहीं है कि वो माध्यम अपना ऑप्शनल विषय इन फिजिक्स को या फिर मैथमेटिक्स को या इस प्रकार के ऑप्शंस को चुनता हो। बस ऐसा है कि ये बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है ऐसा है क्यों? तो इसको समझिए इस बात से कि रफली अराउंड 2015 के बाद से यूपीएससी ने अपने एग्जाम में ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट तो पूछे, लेकिन ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये वो सब्जेक्ट है। मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में एक बात बताता हूं। ज्योग्राफी एक मात्र ऐसा विषय है जिसमें आप एमए भी कर सकते हो और एमएससी भी कर सकते हो। फाइन, मींस ये हार्ड कोर साइंस भी नहीं है। अगर यूपीएससी ने डायरेक्ट, एक तो यूपीएससी ने 2011 के बाद साइंस का वेटेज बढ़ाया है, ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, यूपीएससी ने साइंस का वेटेज तो बढ़ाया, पर ऐसा नहीं है कि वो क्वांटम फिजिक्स पूछने लग जाए या फिर वो हार्ड कोर आपसे प्रश्न पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। क्योंकि अगर यूपीएससी ऐसा करेगा तो इसका सीधा फायदा मिलेगा, इसका सीधा लेवरेज मिलेगा उन स्टूडेंट को जिन्होंने पहले से इन सब्जेक्ट्स को अपने एकेडमिक्स में पढ़ रखा है। ये बायस्ड होना कहलाएगा और यूपीएससी से अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसलिए यूपीएससी ने एक तरीका निकाला और वो तरीका था ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के प्रश्नों को बढ़ाना और रफली अराउंड 25 से 33% के आसपास ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का वेटेज आने लगा यूपीएससी में। और ये थे साइंटिफिक सब्जेक्ट। हमारा माध्यम बस उन्हीं सब्जेक्ट को जो वो पहले पढ़ रहा था उन्हें ही शार्पिन कर रहा था, उसी में लगा हुआ था। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि 1995 से 2014 के बीच में जो इन्वायरमेंट का शेयर था, मतलब कितने प्रश्न आते थे, ये रफली अराउंड 6% था। 2015 से 2025 के बीच में ये बढ़कर 16% हो गया और मैं सिर्फ इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। और अगर आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कलेक्टिवली देखना है तो जरा ध्यान से देखो, 2021, 22 और 23 में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के प्रश्नों को कलेक्टिव वेटेज था 27, 27 और 30। और यहां मैंने एक चीज पॉइंट आउट की है, इसके कट ऑफ मार्क्स 87, 88 और 75। चलिए 2023 का नंबर देखें, 60 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर। 60 नंबर का अकेला ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है और कट ऑफ 75 नंबर है। हमारा माध्यम क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहा, उसका कारण है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को कम पढ़ना, और ये साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं। अब यहां समझो, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर आपको कैसे पता कि हम साइंटिफिक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते? मैं इसका भी उत्तर देने वाला हूं। या हम समझकर नहीं पढ़ते, मैं इसका भी उत्तर देने वाला हूं। जरा ध्यान से देखो, कहानी 2015 से मैच करना शुरू कीजिए। 2015 में ज्योग्राफी के क्वेश्चन की संख्या 15, 16 में 7, 17 में 7, 18 में अगेन 8, लेकिन फिर देखिए 19 में 14, 10, 10 और ये देखिए 2024 में 18 प्रश्न। और इसी तरीके से एनवायरनमेंट के प्रश्न जहां ज्योग्राफी के कम हुए वहां 18 प्रश्न 2016 में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से 12 से लेकर 18 तक आपको ये प्रश्न दिखाई देंगे। 2022 में ये 18 क्वेश्चन थे एनवायरनमेंट से। यहां देखें 2024 में ये 15 प्रश्न थे। कलेक्टिवली अगर आप देखो तो टोटल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की संख्या 2015 में रही 24, 16 में रही 25, 17 में 18, इसी तरीके से चलते हुए जाओगे 2024 में ये बढ़कर 33 रही, 2023 में ये लगभग 30 रही। 1/3 पेपर इन सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। और इसी के रिस्पेक्ट में आप देखें, आपको जो कट ऑफ दिखाई देगा ये जनरल का कट ऑफ है, और आप कट ऑफ मार्क्स देखें 75, 80 या 90 के आसपास, और 60 या 55, 60 के बीच में लगभग अंक अकेले इन दो सब्जेक्ट से। इसका मतलब यह है कि हम कुछ विषयों में कमजोर हैं जो कि साइंटिफिक प्रकृति के हैं। आई एम राइट? अब समझो, हमारा ये जो रिप्रेजेंटेशन कम होना है, इसके पीछे का मेन कारण है हमारा इन विषयों में कमजोर होना। और इन विषयों में हम कमजोर हैं या हम समझकर कम पढ़ना चाहते हैं, इसको आप आसानी से जान सकते हो। YouTube पर सर्च करें, या आप Instagram पर जाएं, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं, या चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा खर्च करें और दिल्ली आ जाएं। ORN हो यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो, या इन स्थानों पर खड़े होकर पूछें किसी व्यक्ति से कि हिंदी माध्यम से हूं मैं और मुझे कौन सा वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए। आंख बंद कर कर उस जमीन पर पड़ी हुई धूल भी आपको यही कहेगी कि साहित्यिक विषयों को अपना ऑप्शनल चुनो, क्योंकि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन इसी से होता है। हमारे माध्यम का ज्यादातर क्राउड साहित्यिक विषयों को ही अपना ऑप्शनल चुनता है, और नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट ही हमारे ऑप्शनल में होते हैं। किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या आपको कबीर के दोहों में लिटरली इंटरेस्ट था, जिस कारण से आपने जो साहित्यिक विषय है उन्हें चुना? वो कहेगा नहीं, मैं तो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट हूं, मैंने तो ये विषय इसलिए चुना ऑप्शनल क्योंकि इसी से सिलेक्शन होता है। बच्चे, इसी से सिलेक्शन हो रहा था 2011 से पहले। 2011 के बाद हम इन्हीं विषयों तक अपने आप को सीमित कर चुके हैं। इसी कारण हमारे अंदर साइंटिफिक सब्जेक्ट की समझ कम है, और इसीलिए हमारा प्री में ही रिजल्ट कम हो जाता है, और हम बेहद कम संख्या में मेंस में अपीयर होते हैं, और उससे भी कम संख्या में इंटरव्यू, और भी कम संख्या में फाइनल सिलेक्शन। अब जब सभी लोग उसी सब्जेक्ट को या सेम सब्जेक्ट को ऑप्शनल चुनेंगे, तो अंत में जो इक्का दुक्का रिजल्ट हमें दिखता है वो उन्हीं सब्जेक्ट से दिखेगा, और यहीं पर बनता है बच्चे डेथ लूप।
वो डेथ लूप जिसमें स्टूडेंट जो है वो उन्हीं ऑप्शनल को चुन रहा है जिनके कारण वो शायद उतना ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं कर रहा, और फिर उन्हीं सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो रहा है तो आने वाली जनरेशन भी उन्हीं सब्जेक्ट को चुन रही है। अब आप समझो कि अगर हमने साइंटिफिक विषयों को चुन लिया होता तो हमें वो सब्जेक्ट हेल्प करते हमारे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और हमारा प्री में रिप्रेजेंटेशन बढ़ता, हर ऑप्शनल से हिंदी माध्यम का सिलेक्शन होता और हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाता। अब हमने कुछ ही ऑप्शनल्स को चुन रखा है कि भाई साहित्यिक विषय या फिर हार्ड कोर जो ह्यूमैनिटी के विषय हैं हम उन्हें ही बिल्कुल ऑप्शनल चुने, तो भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन ही ये चीज़ें कम कर देती हैं, और अंत में जो थोड़ा बहुत सिलेक्शन होता है फिर वो इन्हीं विषयों से होता है, तो आने वाली जनरेशन भी इन्हीं सब्जेक्ट्स को अपना ऑप्शनल चुनती है। और हम फंस चुके हैं एक दुष्चक्र में, यानी कि डेथ लूप में। जो कॉज है वही इफेक्ट है, जो कारण है वहीं हम आकर वापस खड़े हो जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है, तो जरा देखो इधर आप ध्यान से। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की ऑफिशियल डेटा बुक से मैं ये बात बता रहा हूं आपको दैट 2016 में जितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, रफली अराउंड 15,000 के आसपास स्टूडेंट अपीयर हुए थे मेंस में, और उसमें से रफली अराउंड 1,000 बच्चे थे हिंदी माध्यम से, लगभग 70 के आसपास अदर लैंग्वेजेस से थे। 2017 में यह स्थिति और कम हुई, लगभग 12,000 के आसपास स्टूडेंट अपीयर हुए मेंस में, 11,000 थे इंग्लिश माध्यम से, लगभग 1,000 के आसपास हिंदी माध्यम से। यह स्थिति और खराब हुई 2021 में, जब 8,000 के आसपास अंग्रेजी माध्यम से थे और केवल 400 के आसपास हिंदी माध्यम से थे। इसका मतलब है 16, 17, 21 में आपको 90% इंग्लिश माध्यम, और 21वें वर्ष में यह सीधा 94% इंग्लिश माध्यम का रिप्रेजेंटेशन रहा, हिंदी माध्यम का 5% रहा। हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि अंततः यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट में इस तरीके से लिखना बंद कर दिया। 2011 के बाद की मैंने रिपोर्ट सर्च की तो उसमें यूपीएससी ने इस तरीके से नहीं लिखा है उसमें कि हिंदी माध्यम का रिप्रेजेंटेशन कितना है, इंग्लिश माध्यम का कितना है। इन्होंने उसको थोड़ा सा ड्रामेटिकली लिखा इस तरीके से कि बातें थोड़ा शुगर कोटेड फील हो। वहां उन्होंने मेंशन किया कि कितने % कैंडिडेट या कितने कैंडिडेट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को चुना या हिंदी लैंग्वेज को चुना मोड ऑफ इंटरव्यू। अब एक बात बताओ, अगर 80 या 90% लोग इंग्लिश लैंग्वेज को चुन रहे हैं अपना मोड ऑफ लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू, तो क्या ऐसा होगा कि उनमें से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने हिंदी में मेंस लिखा हो, इंटरव्यू वो इंग्लिश में देना चाह रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा हिंदी माध्यम से है तो वो इंटरव्यू भी हिंदी माध्यम से देगा, जबकि ये इवन संभव है कि वो स्टूडेंट इंग्लिश माध्यम से हो पर वो इंग्लिश लिखने में केवल निपुण है, वो उसके पास अच्छी प्रैक्टिस है इंग्लिश लिखने की, बट वो उतना अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं पाता या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता ड्यूरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। इन दैट केस उसने ऑप्ट किया है हिंदी को। अर्थात 2021 की रिपोर्ट के बाद यूपीएससी ने हिंदी माध्यम कितना, इंग्लिश माध्यम कितना, इसे बताने के बजाय उसने इंटरव्यू के कैंडिडेट्स की लैंग्वेज बताई है, और उसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन 80-20 में है। और वो जो 20% है इसमें तय है कि कई इंग्लिश माध्यम के भी बच्चे होंगे जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज चुनी होगी इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब है कि जो आंकड़े यहां दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा विभत्स आंकड़े आगे थे, तो उसको थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाने के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए मैं मान लेता हूं थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ होगा, पर बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस नहीं है। हमारा उद्देश्य यूपीएससी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने आप में इंप्रूवमेंट है। आप इस बात को समझो कि यूपीएससी इज नाउ साइंटिफिक, वो साइंटिफिक विषयों से क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। नो डाउट इस वर्ष अब आप कमेंट सेक्शन में चिल्लाना शुरू करेंगे कि सर इस बार तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के केवल 16 प्रश्न थे। तो मैंने कहा यूपीएससी हर बार सरप्राइज करता है, हो सकता है इस बार कम था तो अगले बार ये 10 साल का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया तो इस 10 साल के आंकड़े को आगे वापस मैच कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख तो रहे हैं कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के प्रश्न कम थे और यहाँ आकर वो बढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट यूपीएससी के 33%, लगभग 30% पेपर को कवर करेगा ही। अब अगर आप चाहते हो तो आपको अपने आप को इन विषयों के लिए तैयार करना है। अब तैयार करें कैसे? 2 तरीके हैं। पहला, देखो सेल्फ स्टडी इज अ बेस्ट स्टडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बट घमंड में आकर कई स्टूडेंट जो है वो प्रोवार्डो में, गर्व में कि भाई मैं तैयारी करूंगा तो सेल्फ स्टडी से ही करूंगा, मेरा सिलेक्शन मैं लेकर आऊंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति शायद
बहुत डेंजरस है। हमें ज़रूरत है गाइडेंस की। आप किसी भी स्थान से जहाँ से आपको पढ़ने में समझ में आता हो, क्वालिटीफुल हो, आपको सही दिशा मिल सके, आप वहाँ से तैयारी कीजिए। स्पष्ट तौर पर कहूँ तो अब इस पेपर से ये सीखिए कि सेल्फ स्टडी के साथ आपको बहुत सारे गाइडेंस की ज़रूरत है और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। फाइन। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, स्टडी आईक्यू के भी कोर्सेस होते हैं। फाइन। स्टडी आईक्यू के अब जो कोर्सेस हैं वो स्मार्ट कोर्सेस हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एक स्थान पे। और यहाँ मैं असेसमेंट का एक मतलब बता देता हूँ आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, वो आपको बताएगा कि आपने कितने टेस्ट लगाए, किस टेस्ट में आपके नंबर किस सब्जेक्ट में कम आए, किस में ज़्यादा आए। इवन ये आपको बताएगा कि आपने कितने % क्लासेस देखी हैं, आपका रिटेंशन कितना है, आपके स्कोर्स पूरे बैच में कहाँ आते हैं और पूरे इंडिया लेवल पर आप कहाँ आते हैं। आप हर रोज अपने आप को देख पाओगे। कुल मिलाकर हर रात जब आप सोएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो रैंक है वो कहाँ है। हर रोज आपका सिलेक्शन होगा और हर रोज आप फेल होंगे। डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। ठीक, एक बात। और दूसरी बात, आप अगर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन विषयों को ऑप्शनल की तरह ऑप्ट कर सकें। आप सोचिए, ऑप्शनल में हम ऑनर्स लेवल तक की पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो क्या लगता है ये जो पीछे मैंने संख्या दिखा रखी है प्रश्नों की, ये प्रश्न आपके लिए पीनट होंगे, बेहद आसान होंगे। अब मैं जैसे ये बात कहूंगा, ज्यादातर लोग कमेंट सेक्शन पर ये बात कहना शुरू करेंगे कि सर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से तो हमारा सिलेक्शन होता नहीं है। बस यहीं पर दिल दिमाग हमारा जो है वो जमीन पर आ जाता है। ऑप्ट ही नहीं करोगे तो होगा कैसे? इसी डेथ लूप में फंसे रहोगे तो कैसे बाहर निकलोगे? ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट का जब वेटेज है तो इसे ऑप्ट कीजिए और पढ़ोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप में ऐसी कोई कमी नहीं है या किसी अन्य माध्यम में ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। वो सब कुछ दोनों में बराबर है। अब आपका निर्णय है कि आप वही 2011 के पहले के पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं और नॉन साइंटिफिक तरीके से यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश करना चाहते हैं, जो कि यूपीएससी आपको करने नहीं देगा और आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट रोक रहा है। या तो आप साइंटिफिक होकर पढ़ें, और साइंटिफिक में वेलकम, दीज आर द सब्जेक्ट, इन्हें ऑप्शनल की तरह चुनें। जैसे अगर आप मान लीजिए ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो, तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये पूरी तरह से आपको बनेंगे। आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये विषय आपको प्री क्वालिफाई करने की गारंटी देगा। और दूसरी बात, ये विषय मेंस में भी आते हैं, ये ओवरलैप करते हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप पर्यावरणीय भूगोल पढ़ते हो, ये सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आपका आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, ये भी हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं। ये सब विषय और एनवायरमेंट अपने आप में, ज्योग्राफी अपने आप में, ये सारे विषय मेंस में भी आते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे। अब तय आपको करना है कि आपको साइंटिफिक पढ़ना है या फिर वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्रोत ढूंढ रहे हैं, तो आप चिंता ना करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वैकल्पिक विषय पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं भाई कि आप आओ मुझसे ही पढ़ो और मैं ही वो ब्रह्मा स्वरूप व्यक्ति हूं जो आपको पढ़ाऊंगा तो आपका सिलेक्शन होगा। लेक्चर्स मेरे बहुत सारे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। सर्च कीजिए, 4 क्लास देखिए, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैकल्पिक विषय यानी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के सब्जेक्ट 2027 और 28 को टारगेट करता हुआ बैच शुरू हो चुका है। 20 तारीख से इसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अभी 2-4 क्लासेस हुई हैं, बहुत लेट नहीं हुआ है, एडमिशन चालू है, चाहो तो एनरोल कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने क्लासेस देखी, आपको समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन्हें देख लीजिए। पर ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनिए, यही हमारे माध्यम का रिजल्ट सुधारेगा। अदरवाइज हम इसी प्रकार से भटकते रहेंगे और हम एक डेथ लूप में, वो डेथ लूप क्या है? 2011 के पहले के सब्जेक्ट्स को पढ़ना, वो जो ट्रेंड हमारे तबके ने फॉलो कर रखा है उसी को फॉलो करना। अब उसी से इक्का दुक्का सिलेक्शन होते रहेंगे और उन्हीं को हम ऑप्ट करते रहेंगे और उसी कारण हमारी साइंटिफिक सोच या हम साइंटिफिक तरीके से इन विषयों को टैकल कर नहीं पाएंगे और सिलेक्शन में हम पीछे बने रहेंगे। सुधारिए इसे। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जो मैंने P2I बैचेस बताए, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का बैच, ये भी अवेलेबल है।
एनरोल करना चाहते हो तो टाइमली एनरोल कर लें। आप एनरोल करते हैं तो आपको जो फीस वगैरह दिख रही है तो आप चिंता ना करें, आप इस कोड को अप्लाई कर देंगे तो वो मिनिमम कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज AK लाइव कोड, इसका यूज़ करना है और ये हमारे P2I बैचेस के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। कोई प्रॉब्लम आती है, डरने की बात नहीं है, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप आकर अपने प्रश्नों को मुझसे साझा कर सकते हो और साथ ही इंस्टाग्राम में भी मैं सेम नाम से अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।